Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. टाइम ट्रेवल एक ऐसा फिनोमेना है जिसने ह्यूमन माइंड को सालों से इंट्रीग किया है, चाहे वो अपनी गलतियों को करेक्ट करने के लिए, जैसे गलत करियर पाथ चूज करना, एग्जाम्स के लिए ना पढ़ना, लाइफ में चीजों को सीरियसली ना लेना, असाइनमेंट्स छोड़ के वीडियो गेम्स खेलना, पैदा होना, आई होप आई एम नॉट ओवर शेयरिंग टू मच, हो या फिर किसी लव्ड वन की लाइफ बचा पाना, उनके साथ एक लास्ट मोमेंट स्पेंड कर पाना या कुछ और। टाइम ट्रेवल हर चीज को करेक्ट करना पॉसिबल बना देता है। टाइम ट्रेवल को ह्यूमंस इतना ज्यादा डिजायर करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर मल्टीपल हिट पीसेस ऑफ मीडिया बन चुके हैं, जैसे कि द लूपर, टेनेट, टर्मिनेटर, इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर और इसके अलावा और भी बहुत सारे। ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल का, ये चाहे पुराना हो लेकिन साइंटिस्ट ने इसे काफी recently accept किया है, which was after the advent of Einstein's theory of special relativity। इससे पहले न्यूटोनियन फिजिक्स में टाइम को लीनियर माना जाता था। According to Newton, absolute time exists independently of any perceiver and progresses at a constant pace throughout the universe। इसका मतलब बेसिकली न्यूटन ने यह कहा था कि हम अपनी 3 डायमेंशंस मतलब x, y, z पर फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो एक लीनियर चीज है जो एज इट इज चलती रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू द स्पेस अराउंड इट। अपने इस प्रोपोजिशन के साथ न्यूटन ने टाइम ट्रेवल की सारी पॉसिबिलिटीज को स्क्वॉश कर दिया था। इसके बाद हमारे पास आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बेसिकली कह दिया टाइम इज रिलेटिव, एंड विद दिस ही टर्न्ड द होल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स अपसाइड डाउन। आई मीन ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने सिर्फ आके ये चीज बोल दी थी, उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ भी किया था। बट देन अगर मुझे मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा ही समझ आती तो मैंने 11th में मैथ्स छोड़ के बायो नहीं ली होती। सो वील जस्ट स्किम ओवर द मैथमेटिक्स पार्ट एंड हेड राइट ऑन टू द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस। थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के बाद न्यूटन के व्यूज को कंप्लीटली खारिज कर दिया गया था। आइंस्टाइन ने कहा था टाइम इज लाइक अ रिवर, मतलब ऑल्दो वो एक सिंगुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करता है जस्ट लाइक अ रिवर, कुछ पॉइंट्स पे उसका फ्लो तेज है और कुछ पॉइंट्स पे उसका फ्लो स्लो हो जाता है, अगेन जस्ट लाइक अ रिवर। नाउ just in case you don't understand how monumental this was, just know कि आइंस्टाइन के पहले न्यूटन was considered to be the big baddie when it came to theoretical physics। उनका वर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था और उनकी थ्योरीज वर द कोर ऑफ फिजिक्स। अब उनकी थ्योरीज का एक इंटेग्रल पार्ट कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर गलत प्रूव हो गया था। आइंस्टाइन की इस थ्योरी से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, जो कि था टाइम डायलेशन का। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात करी थी कि आइंस्टाइन बेसिकली सेड दैट टाइम फ्लोज लाइक अ रिवर, इट कैन गेट फास्टर, इट कैन गेट स्लोअर। तो आइंस्टाइन का मतलब क्या था इस एनालॉजी से? वो कहना क्या चाहते थे कि टाइम धीरे हो जाता है और टाइम स्लो हो जाता है। अंडर हिज थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, Einstein established that space and time are interconnected. So we, instead of existing in 3 dimensions, exist in 4 dimensions, with the fourth being the time. अब ये सब उन्होंने तो मैथमेटिकली प्रूव किया था, बट सिंस ऑन दिस चैनल वी आर मैथमेटिकली इलिटरेट, तो मैं इसको आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। जब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है हमारे वर्ल्ड में और हमें उसे स्टडी करना है, तो हम सबसे पहले उसकी पोजीशन पता करेंगे। अब उसकी पोजीशन पता करने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, मतलब कि वो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस में कहां पर एग्जिस्ट करती है। अब जब आप उसे ढूंढने जाओगे तो ये 3 चीजें पता होनी ही चाहिए, बट उसके साथ एक और चीज पता होनी चाहिए, विच इज टाइम। तो सिंस टाइम भी एक डायमेंशन है लाइक स्पेस, आइंस्टाइन ऑल्सो मैथमेटिकली प्रूव्ड कि द फास्टर वी गो, द स्लोअर टाइम passes for us. This concept was beautifully exhibited in Interstellar, although instead of speed, it was gravity which slowed the time by bending space. This is a movie I would definitely recommend to all of you. This slowing down of time was also proven experimentally in the Heffel-Keating experiment. In October of 1971, physicists Joseph C. Heffel and Richard E. Keating ने 2 commercial airlines में अपने साथ एक atomic clock रखी थी, and they went around the world twice. Atomic clock was used as an airplane isn't fast enough to cause too significant dilation, and the duration for which they were on the plane was also not long enough. So इसलिए उन्होंने atomic clocks use करी so that time की बहुत ज्यादा precise measurements आ सकें। इसके बाद जब वो लैंड हुए तो उन्होंने अपनी clocks का टाइम कंपेयर किया US Naval Observatory में रखी atomic clock से, and as predicted by Einstein, टाइम डायलेशन डिड अकर। अब जब हमने टाइम ट्रेवल की साइंस डिस्कस कर ली है, लेट्स गेट टू द फन पार्ट एंड डिस्कस टाइम मशीन्स। To a loop
I can go from the past to the present to the future, but I'm on a loop, so I can go from the future back to the past. When we first looked at the results, it was astonishing shock, because anything from ancient Greece simply shouldn't have gear wheels. These were precision gears with teeth about a millimeter long, and this was just completely shocking. And the Antikythera mechanism has captured the image. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वॉन स्टॉकम्स टाइम मशीन। इन्होंने प्रपोज किया था कि अगर हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर लें और उसे लाइट की स्पीड पर रोटेट करें तो वो अपने साथ स्पेस को ड्रैग करेगा, जस्ट लाइक अ स्ट्रीट वेंडर मेकिंग कॉटन कैंडी। एंड सिंस वी नो दैट स्पेस एंड टाइम आर लिंक्ड, इट वुड ड्रैग टाइम अराउंड टू। Now, if a spaceship was to travel around this cylinder while it's revolving, then it would also be swept up along with the space around it and reach the speed of light. अब जब ये शिप एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करके अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस आ जाएगी तो वो टाइम में एक पीछे के पार्ट पर जा चुकी होगी। एंड बिकॉज जो सिलेंडर था व्हाइल रोटेटिंग अपने अलोंग स्पेस के साथ साथ टाइम को भी ड्रैग कर रहा था, द फास्टर द सिलेंडर स्पिन्स द फार्दर बैक इन टाइम यू गो एंड द मोर रेवोल्यूशंस यू टेक अराउंड इट द फार्दर अहेड यू गो। ये एक काफी अच्छा डिजाइन है। इसके साथ बस एक माइनर और बहुत छोटी प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो इनफाइनाइट सिलेंडर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, और दूसरी कि अभी तक जो फास्टेस्ट स्पीड हमने अचीव करी है वो है 39,937.7 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज मोर देन 27,000 times less than the speed of light. And the final problem is that there is no conceivable material in the known universe which could be used to craft such a cylinder, because light की स्पीड से रिवॉल्व करते टाइम जो फोर्स उस सिलेंडर पे लगेगा वो उसको completely destroy कर देगा. So if we simply overcome these minute inconveniences, which we surely will, like constructing an infinitely long cylinder, we would be able to use this time machine. But for now, let's look at some other ideas. So यहाँ पे एक ऐसा आइडिया है which is not as impossible to construct in real life as the other. प्रोफेसर ट्यूडॉक ने एक बहुत बेसिक और इंटेग्रल प्रिंसिपल को यूज करके हमें टाइम ट्रेवल का आइडिया दिया, द क्वांटम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्वांटम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द नोन यूनिवर्स। इसका मतलब है कि एक गिवन इलेक्ट्रॉन को जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते तब तक वो पूरी यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है, नो मैटर उसके वहां जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी भी कम हो। इट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। ऑल्दो ये पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा कम होती है कि एक इलेक्ट्रॉन के एक वॉल के अक्रॉस जाने की पॉसिबिलिटी को प्ले आउट होने में यूनिवर्स की एज से कई गुना ज्यादा टाइम लग सकता है। प्रोफेसर नील ट्यूडॉक ने भी इसी प्रिंसिपल को यूज करके प्रपोज किया कि सिंस स्पेस एंड टाइम आर लिंक्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली टाइम में पीछे भी ट्रेवल करके चला जाए। ऑल्दो अगेन ये पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा कम है कि ऐसा अपने आप से प्ले आउट होने में यूनिवर्स की एज के बिलियंस एंड ट्रिलियंस से ऑफ ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम आते हैं एक बहुत वेल रिनाउंड फिजिसिस्ट किप थॉर्न पर। Kip Thorne has always been a renowned scientist, but he rose to mainstream fame after being the executive producer and science advisor in the super hit movie Interstellar. 1985 में कार्ल सेगन जब एक नॉवल लिख रहे थे नेम्ड कॉन्टैक्ट, तब उन्हें इंटरस्टेलर ट्रेवल के लिए एक साइंटिफिक मेथड चाहिए था जिससे वो अपनी नॉवल में इनकॉर्पोरेट कर पाए। इसके लिए उन्होंने किप थॉर्न को अप्रोच किया। थॉर्न जो प्रपोज करने वाले थे, इट वुड इम्पैक्ट द वर्ल्ड ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स बिग टाइम। उन्होंने सॉल्यूशंस प्रपोज करे आइंस्टाइन की इक्वेशंस ऑफ सुपर रिलेटिविटी के लिए, जो कि टाइम ट्रेवल परमिट कर रहे थे विदाउट द प्रीवियस प्रॉब्लम्स एंड पैराडॉक्सेस। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नेगेटिव मैटर या फिर नेगेटिव एनर्जी की। नेगेटिव मैटर बेसिकली ऐसा मैटर होता है जो कि सारे नॉर्मल मैटर को रिपेल करता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज एक्सट्रीमली रेयर इन नेचर। It just floats away from any matter that it comes close to. इसके लिए 1933 में हेनरी कैसिमियर नाम के एक फिजिसिस्ट ने दिखाया था कि दो अनचार्ज पैरेलल प्लेट की जब हम दो अनचार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स को बहुत ज्यादा पास रखते हैं तो उनमें नेगेटिव एनर्जी बन सकती है। अब जहां पॉजिटिव एनर्जी एक यूनिवर्स को क्रंच की तरफ लेके जाती है, मतलब कि कोलैप्स की तरफ, वही नेगेटिव एनर्जी इस यूनिवर्स को एक्सपेंड कराती है। यही प्रॉपर्टी थॉर्न यूज करेंगे अपनी टाइम मशीन में। उन्होंने प्रपोज किया कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स लें जैसे कैसिमियर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ली थी और उन्हें रीशेप करें सो दैट वो एक स्फीयर फॉर्म कर लें जिसमें लोअर प्लेट इनर शेल फॉर्म करेगी एंड अपर प्लेट आउटर शेल फॉर्म करे, तो इनमें भी नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब हमें एक वर्म होल लेना है और इसके एक एंड को एक स्फीयर में रखना है और दूसरे एंड को दूसरे में। फॉर दोज हु डोंट नो, वर्म होल कैन बी कंसिडर्ड एज सॉर्ट ऑफ अ टनल जो कि स्पेस के बेंड होने की वजह से बनता है और वो स्पेस के दो
डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वर्म होल्स काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और वो कोलैप्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनमें नेगेटिव मैटर या फिर नेगेटिव एनर्जी डाल दें तो सिंस वो वर्म होल्स को स्टेबलाइज कर देंगे, वो अपने आप में कोलैप्स करना बंद कर सकते हैं। अब हम अपने एक वर्म होल को एक स्पेसशिप में डालेंगे और उसे लाइट की स्पीड से कहीं दूर भेज देंगे। As we have already established, the faster you go, the slower time moves for you. So after some amount of time, हमने जो वर्म होल स्पेसशिप में रख के भेजा था, वो टेक्निकली पास्ट में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। Jump into the stationary wormhole, come out of the moving wormhole and boom, you're in the past. इसमें बस एक छोटा सा कैच ये है कि जो वर्म होल है ये हमें अपनी क्रिएशन से पहले के टाइम तक लेके नहीं जा सकते। Now, for the final and the wildest time machine, the GOT machine. 1991 में जे रिचर्ड गॉट III ने सबसे यूनिक सॉल्यूशन प्रपोज किया आइंस्टाइन की इक्वेशंस के लिए। उन्होंने यूज किया कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो डिफेक्ट्स होते हैं यूनिवर्स में। जब हम माइस को फ्रीज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें दरारें या लाइंस बन जाती हैं, राइट? सेम ऐसे ही होते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स फॉर्म होते हैं एक यूनिवर्स के डिफेक्ट्स में। सो जब यूनिवर्स एक तरीके से फ्रीज हो रही होती है तो उस टाइम पे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स फॉर्म हो जाते हैं। इट इज सेड कि ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक प्रोटॉन से भी ज्यादा पतली होती हैं एंड दे वे मोर देन इवन स्टार्स। दे हैव अ फाइनाइट लेंथ ऑल्दो दे आर सेवरल लाइट ईयर्स लॉन्ग। सो आई गेस हमारे लिए ये स्टिल इनफाइनाइट ही होंगी। गॉट ने जो सॉल्यूशन प्रपोज किया था उसके लिए ना तो हमें एक्सोटिक मेटल चाहिए, ना ही वर्म होल्स को ट्रैप करना है, ना ही ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक वेट करना है एंड ना ही हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर्स चाहिए। इट वाज क्वाइट सिंपल इन दैट रिगार्ड एंड यहाँ पे मैं वर्ड सिंपल काफी ज्यादा कंटेक्चुअली यूज कर रहा हूँ। गॉट ने हाइपोथेसाइज किया कि अगर हम दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को लें और उन्हें एक दूसरे की तरफ लॉन्च करें सच दैट वो कोलाइड करने वाले हैं तो उनके अराउंड स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। अब अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाएं और इन कोलाइडिंग स्ट्रिंग्स के अराउंड जर्नी करके वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट वापस आए तो नॉर्मली हम 360 डिग्रीज ट्रेवल करेंगे, बट सिंस यहाँ पे स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आने के लिए 360 डिग्री से कम ट्रेवल करेंगे और जो हमने टोटल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है वो भी हमारे इंटेंडेड डिस्टेंस से कम होगा। अब इससे ये होगा कि जब हम इन दोनों स्ट्रिंग्स की एक राउंड ट्रिप करेंगे तो हम लाइट की स्पीड को एक्सीड कर लेंगे एज ऑब्जर्व्ड बाय एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है वो एक्सपेक्टेड डिस्टेंस से कम था। सो गो अराउंड द कोलाइडिंग स्ट्रिंग्स, एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट एंड बाय द टाइम यू कम बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, बूम, you're in the past. Since again मैंने पहले ये चीज एस्टैब्लिश कर दी थी कि जो टाइम और स्पेस हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और अगर स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके साथ टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड यू वुड मूव फर्दर बैक. Now, I said कि ये भी simple है, but that simple is highly contextual. Not just because cosmic strings extremely rare होते हैं. No. That would be the last of your worries. But because एक cosmic string का mass around 10 million billion tons. So this was the video about time travel. Let me know कि आपको कौन सी theory सबसे अच्छी लगी है out of all these and see ya.